बादशाह आदमी, कद मुनासिब, रंग रूप सुर्ख व सफ़ेद, नर्म गुफ्तार मुतहम्मिल मिजाज, तबीयत में धीमापन, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, इल्म दोस्त, शायर व अदीब, सैयद ज़ादा और बैंकार। सैयद शमसुल हसन का लख्त जिगर, हिंदुस्तान की कदीम तहजीबी अक़दार का दिलदादा। ये हैं खालिद शमसुल हसन। खालिद भाई से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब खालिद भाई बैंक ऑफ बहावलपुर में नए नए मुलाजिम हुए थे और सरकारी मालियाती इदारे अभी तक भुट्टो साहब की रोटी कपड़ा और मकान की हुकूमत की दस्तरस से महफूज थे। फिर इस मुलाकात का सिलसिला यकलख्त टूट गया। कुछ खालिद साहब की बैंकारी की मसरूफियात और कुछ मेरी सरकारी मुलाजमत की मजबूरियां आड़े आती रहीं, और यूं तकरीबन 35 साल का अरसा पलक झपकते गुजर गया कि वक्त न किसी के लिए रुका है और न रुकेगा। वक्त तो लम्हों लम्हों अपनी समत सफ़र करता रहता है। वक्त का बेगानापन आखिर इंसान को कब्र में धकेल कर आगे बढ़ जाता है, और इंसान मिट्टी का ढेर बनकर मिट्टी बन जाता है कि आखिर मिट्टी ही इंसान की आखिरी पनाहगाह है। मैं सन 87 में सखर से कराची मुंतकिल हो चुका था और पुराने अहबाब को तलाश कर रहा था कि सखर के मसूद अजीम से, जिन्होंने IBA से पहले बैच में MBA किया था। 1995 में एक रोज़ अचानक मुलाकात हो गई। पुराने दोस्तों का जिक्र आया तो मालूम हुआ कि खालिद भाई आजकल नेशनल बैंक में मुलाजिम हैं। उनसे बैंक के हेड ऑफिस में मुलाकात हो सकती है। लिहाजा अगले रोज़ ही नेशनल बैंक के हेड ऑफिस आन पहुंचा। मालूम हुआ कि ऐसी VP हैं, चौथे फ्लोर पर बैठे हैं। उनके दफ्तर पहुंचा। PA ने कहा, आप अंदर जा सकते हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो खालिद भाई चंद लम्हों मुझे गौर से देखते रहे और फिर वो मेरा नाम लेकर पूछने लगे, आप इतने साल कहाँ रहे? मैंने अपनी कथा सुनाई, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, और यूं पुराने रिश्तों के तमाम दरवाजे दोबारा खुल गए। अब गाहे गाहे मुलाकातों का सिलसिला चल निकला था। मैं जब भी मैक्लोड रोड जाता, खालिद भाई से उनके दफ्तर में ज़रूर मुलाकात करता। मेरी आमद पर बहुत खुशी का इजहार करते और बड़े प्यार से पूछते, खाना खाओगे या चाय या कॉफ़ी पियोगे? मैं आमतौर पर कॉफ़ी की फरमाइश करता। एक रोज़ पूछने लगे, आजकल फारिग औकात में क्या करते हो? मैंने कहा, एक माहनामे का डिक्लेरेशन लिया है, पर्चा जारी करने का इरादा है। पूछने लगे, पर्चे का लेटर हेड है? मैंने हाँ में जवाब दिया। खालिद भाई ने कहा, जल्दी से दरख्वास्त बनाओ, मैं पर्चे के लिए 1 साल के इश्तेहारात ग्रांट कर देता हूँ। अभी मेरी कॉफ़ी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि VP जनाब मोहम्मद इकराम साहब ने रिलीज़ ऑर्डर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। चंद रोज़ बाद मुझे 25% एडवांस अदायगी भी हो गई, और यूं मेरे रिसाले का काम चल निकला जो अब तक जारी है। खालिद भाई अक्सर कहा करते थे कि किताबें और रिसाले बैंक को माली मनफात तो नहीं पहुंचा सकते, पर पूरे इंसानी मुआशरे को इल्म आगही से नवाजते रहते हैं। लिहाजा इन सब को जारी रहना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता माली परेशानियों की बिना पर इनकी इशात बंद हो गई तो पूरा मुआशरा बंद गली में तब्दील हो जाएगा, जहाँ शऊर व आगही का रास्ता तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। मेरे पर्चे पर अपनी इस नवाजिश का खालिद भाई ने कभी तस्करा तक न किया। खालिद भाई की मेज़ की दराज में एक गैर मामूली जसामत की डायरी हुआ करती थी। उस डायरी में बेशतर मशाहिर इल्म व अदब, मुमताज़ शुअरा इकराम की तख्लीक़ात, उनके अपने रस्मुल ख़त में तहरीर थी। हुक्म हुआ, हाथ से चंद अशार लिख दो। मैंने कहा, खालिद भाई, आप जानते हैं कि मैं शायर नहीं हूँ। नहीं भाई, मैं जानता हूँ कि तुम शेर कह सकते हो। खालिद भाई ने ज़ोर देते हुए कहा। आखिर मैंने खालिद भाई का महज दिल रखने के लिए अपनी आज़ाद नज़्म की ये सतरें उनकी डायरी पर मुंतकिल कर दी। लम्हे मौजूद, ये लम्हे मौजूद मेरा है कि इसमें से ज़िंदगी कतरा कतरा टपक रही है। ये लम्हे मौजूद मेरा है कि इसमें मौजज़न है मेरी कायनात, और ज़िंदगी इस पर लहज़ा लहज़ा उतर रही है। ये लम्हे मौजूद मेरा है कि शऊर व आगही मेरी ज़ात की दर्जा बदर्जा तामीर कर रही है। नज़्म पढ़कर बहुत खुश हुए। कहने लगे, यार मुझसे झूठ बोलते रहे। मैंने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, खालिद भाई, मैं शेर फहम ज़रूर हूँ, लेकिन बाकायदा मुस्तनद शायर नहीं हूँ। अच्छे शेर कहना जो फितरत और उसकी सदाकतों से करीब तर हों, इबादत से कम नहीं, और मैं ख़ुद को इस मनसब का अहल नहीं पाता। खालिद भाई ने एक उम्र बिना रफ़ीक हयात गुजार दी, पर ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में किसी माहजबी से आँख लड़ गई तो अपना शिकस्ता दिल उसको दे बैठे,
اور یہی شکستہ دلی ان کو جلد لبے گور پہنچا آئی۔ اللہ مغفرت کرے، عجب بادشاہ آدمی تھا۔